वेलकम गाइस। जैसे कि आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट। याद रखिए, आज हम लाइव टेस्ट नहीं सोल्व करेंगे, केवल यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे कि याद रखिएगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिए सभी क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख लेना है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस है, सारे डाउट है इसी क्लास के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको जो लाइव टेस्ट रखा गया है वो सुबह की क्लास भी होगी, शाम की भी होगी, बस आज नहीं हुई है क्योंकि आज हम मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, कल से आपका वही टाइम है, वही आपका लाइव टेस्ट रखा जाएगा, तो आप प्रिपरेशन करके भी आएगा। बस आज हम जान लेते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो याद रखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बरखा किसकी किस्म होती है। जैसे कि आप यहाँ पर राइट आंसर देख सकते हो कि बरखा की अगर हम बात करेंगे तो बरखा होती है उड़द की वेराइटी होती है, काफ़ी फेमस वेराइटी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मूंग की उन्नत किस्में तो वो कौन सी होती है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग SML 668। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सफ़ेद लट तो सफ़ेद लट जिसे हम क्या बोलते हैं होलोट्रैकिया कॉन्सनगुनिया, क्या बोलते हैं होलोट्रैकिया कॉन्सनगुनिया। तो यहाँ पर याद रखिए सफ़ेद लट की अगर हम बात करेंगे तो ये बाजरा को भी डैमेज करती है, मूंगफली को भी डैमेज करती है और ग्वार को भी डैमेज करती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। वैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको उपयुक्त सभी नहीं मिलता तब याद रखिएगा आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वो होता है मूंगफली। जो एरिकिस हाइपोजिया होती है, मूंगफली होती है, ग्राउंड नट होती है जिसे मंकी नट के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा जो मूंगफली है इसकी प्रमुख रोग मतलब प्रमुख कीट कौन सा होता है, वो सफ़ेद लट ही होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं मूंगफली तो मूंगफली में एक पॉपिंग क्रिया होती है जो कि काफ़ी फेमस है और इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा आता है। पॉपिंग क्या होती है, तो याद रखिए मूंगफली के जो फली होती है उसमें दाने का नहीं बनना क्या कहलाता है, पॉपिंग कहलाता है। और ये जो पॉपिंग की क्रिया होती है किसके कारण होती है, ये होती है कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से नोबल केन कौन सा है। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं नोबल केन तो ये नोबल केन की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है सेक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि गन्ने की फसल में माथा बनना जिसे हम बोलते हैं बंची टॉप, ठीक है, जो बंची टॉप रोग होता है ये किसके कारण होता है। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं जो बंची टॉप डिजीज होती है जो गन्ने में, ये किसके कारण होती है, याद रखिए ये होती है टॉप सूट बोरर के द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो टॉप सूट बोरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप सूट बोरर हम बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं हिंदी तो हिंदी आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपरी प्रवाह छेदक के द्वारा होता है, कौन सा, बंच टॉप डिजीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गरिमा किसकी वेराइटी है। तो याद रखिए गरिमा है ये होती है मसूर की वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी फेमस है क्वेश्चन, याद रखिए कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अरुणा किसकी वेराइटी है। तो अरुणा याद रखिए ये होती है अरंडी की, ऐसे याद रखिए अरुणा और ऐसे ही याद रखोगे अरंडी। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे कि ऐसे अरुणा और ऐसे ही अरंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है सूरजमुखी में प्रोटीन कितना % होता है। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं सूरजमुखी में प्रोटीन तो ये होता है 40 से 42%। ठीक है, चलिए वैसे यहाँ पर प्रोटीन पूछा गया है, अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा आता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप सूरजमुखी नोट डाउन ना करें, आप सोयाबीन यहाँ पर नोट डाउन कर ले। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको सोयाबीन में भी पूछा आता है प्रोटीन तब बिल्कुल आप बता सकते हो 40 से 45% होती है। लेकिन अगर आपको पूछा आता है सोयाबीन में तेल कितना होता है तो तेल याद रखिएगा ये जो तेल होता है ना सोयाबीन में ये होता है 20%, कितना, लगभग 20%। और याद रखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिए सोयाबीन का आपको ज़्यादा फोकस करना है न कि सूरजमुखी। वैसे सूरजमुखी अभी याद करना है लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सूरजमुखी। ठीक है, सॉरी सोयाबीन का जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन होता है 40 से 45 और जो तेल होता है तेल की मात्रा होती है सोयाबीन में वो कितनी होती है, 20% होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में पाया जाता है। तो याद रखिए ये पाया जाता है अलसी के तेल में। मतलब क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है कि अलसी का तेल है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है अलसी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, अलसी के तेल का, तो याद रखिए अलसी का जो तेल होता है इसका प्रयोग किया जाता है दस्तावर के रूप में, अरंडी का तेल। ठीक है, अलसी से याद रखिए अरंडी, वैसे अरंडी का जो तेल होता है मुख्यतः दस्तावर का कार्य करता है और अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है।
नेक्स्ट संख्या यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है मेलाम्सोरा लिनी किसका नाम होता है। तो यहाँ पर याद रखिए ये होता है असिगिकिट रोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट संख्या यहाँ पर बात करेंगे। काफ़ी फेमस है क्वेश्चन, याद रखिए पूसा कल्याणी किसकी वेराइटी है। इसे स्टार्ट वाला क्वेश्चन लिख लीजिए कि पूसा कल्याणी किसकी वैरायटी है। तो ये याद रखिएगा ये होती है भूरी सरसों की, जो ब्राउन जो याद रखिएगा ब्रेसिका होती है उसकी ये वैरायटी होती है। कौन सी? पूसा कल्याणी। मेरे साथ आप रिपीट करते जाइए, एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए सारे क्वेश्चंस का, ताकि आपको भी यहाँ पर क्लास के साथ ही क्वेश्चंस याद हो जाए। ठीक है, आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। चैट आप ना करो वही सही है। अगर आपको मान लीजिए करनी ही है चैट तो पढ़ाई से संबंधित कीजिए, आपको एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है। ठीक है, और ऐसी भी बातें नहीं करनी है जिससे कि दूसरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। आपका लाइव टेस्ट है ये कल रख दिया जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पसंद तो आएंगे, लेकिन आप लाइव टेस्ट अगर देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वेट कर लीजिए नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लाइव टेस्ट लेकर आएंगे और उससे नेक्स्ट में भी हम लाइव टेस्ट ही लेकर आएंगे, लेकिन बीच बीच में हमारे मॉडल पेपर्स वन लाइनर क्वेश्चंस ये भी आते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है सरसों की फसल किस प्रकार की होती है। तो जो सरसों की फसल होती है ये होती है सेल्फ पोलिनेटेड, मतलब स्वपरागित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि तिल में फाइलोडी रोग किसके द्वारा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए इसको स्टार्ट वाले क्वेश्चन। और ये होता है माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। तिल का जो फाइलोडी रोग होता है ये किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा या फिर फाइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पूसा सदाबहार किसकी वैरायटी है। तो बिल्कुल ये ग्वार की होती है। किसकी होती है? ग्वार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि खरपोतार शब्द किसने दिया था। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि खरपोतार जो शब्द है ये जेथ्रो टुल ने दिया था। इसके साथ साथ जो टिलेज वर्ड है, टिलेज जो शब्द है ये भी किसके द्वारा दिया गया था? ये भी दिया गया था जेथ्रो टुल के द्वारा ही दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय है। तो बिल्कुल 5 है। कौन कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जोबनेर और एक जैसलमेर। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, उदयपुर है, वैसे जैसलमेर नहीं है, उदयपुर है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए 5 कौन कौन सी है। एक होती है उदयपुर में, एक होती है जोधपुर में, एक होती है बीकानेर में, एक होती है कोटा में और एक है जोबनेर मतलब जयपुर में। ठीक है, ये 5 यूनिवर्सिटी है आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि प्रेजेंट टाइम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि SKN जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 2013 में। और इसके साथ साथ अगर आपको पूछ लिया जाता है कोटा, तो कोटा की भी याद रखिए जो स्थापना है ये 2013 में ही की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से ऐसी कौन सी जो फसल है जिसका प्रयोग याद रखिए दलहन और तिलहन दोनों के रूप में किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी आपको बताया था, याद रखिएगा कि दलहन और तिलहन दोनों के रूप में अगर आपको पूछा जाता है कौन सी फसल होती है, तो फसल तो याद रखिए आपकी सोयाबीन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सोयाबीन हो जाएगी। कि उसका प्रयोग याद रखिए दलहन और तिलहन दोनों के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए इसमें 40% तो क्या होती है? प्रोटीन होती है और 20% इसमें ऑयल होता है, इसलिए सोयाबीन का प्रयोग दलहन और तिलहन दोनों के रूप में किया जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करोगे दलहन और तिलहन दोनों के लिए, तो बिल्कुल याद रखिए फ्लूक्लोरिलीन। जो फ्लूक्लोरिलीन होता है जिसका व्यापारिक नाम होता है बेसालिन, तो बिल्कुल इसका हम प्रयोग कर सकते हैं दाल और तेलों के लिए, मतलब तेल वाली फसलों के लिए। याद रखिएगा जो फ्लूक्लोरिलीन होता है जिसका प्रयोग बुआई से पहले किया जाता है, इसका प्रयोग हम दाल और तिल दोनों के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपको बताया था कि जो फ्लूक्लोरिन या बेसालिन होता है इसका प्रयोग कब किया जाता है? फसल की बुआई से पहले किया जाता है, मतलब फसल बुआई पूर्व, PPI मतलब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फसलों से पूर्णतः खरपतवारों को हटाना क्या कहलाता है। तो याद रखिए आप फसलों से पूर्णतः खरपतवारों को हटाना ये कहलाता है इरिडिगेशन कहलाता है, उन्मूलन कहलाता है। याद रखिएगा ये 3 टर्म होती है, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है कंट्रोल, एक होता है इरिडिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, याद रखिए प्रिवेंशन मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक खरपतवार है, ठीक है, कोई क्षेत्र है वहाँ पर खरपतवार उगा हुआ है, लेकिन ये क्या है खेत में नहीं आया, ये खेत में नहीं है। तो अगर मान लीजिए हम इसे खेत में आने से रोक रहे हैं,
ये जो खरपतवार पड़ा है खेत के बाहर या फिर कहीं बाहरी क्षेत्र में, इसे हम खेत में नहीं आ रहे, ये तो हो रहा है प्रिवेंट, मतलब प्रिवेंशन, उसे हम आने से ही रोक रहे हैं, उसे हम आने ही नहीं दे रहे, इसे तो हम बोलेंगे प्रिवेंट, मतलब प्रिवेंशन, निषेधात्मक। ठीक है, इसमें उसे प्रवेश ही नहीं करने दे रहे। यहाँ पर कुछ हम कर देते हैं, मान लीजिए कोई हमने क्या कर दिया, जैसे कि इंसेक्ट को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, कवर क्रॉप्स या फिर गार्ड क्रॉप्स का हम ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप में याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए खरपतवारों को पहले होने से ही रोकना तो प्रिवेंट है, लेकिन मान लीजिए अगर खरपतवार हो गया, अगर मान लीजिए बाई चांस जो खरपतवार ये हमारे खेत में आ गया, तो इस खेत को जो खरपतवार है इसको पूर्णतः हटाना, ये जो खरपतवार है इसको खेत से पूर्ण रूप से हटाना क्या कहलाएगा, इरिडिकेशन कहलाएगा, मतलब उन्मूलन कहलाएगा। याद रखना, अगर हम इसे पूर्ण रूप से हटाएंगे तो इसे हम बोलेंगे इरिडिकेशन। पहले हम क्या कर रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे, मतलब आने से ही रोक रहे थे, तो उसे हम बोलते हैं निषेधात्मक या प्रिवेंशन। जब आ चुका है बीड, उसे अगर हम ख़त्म कर रहे हैं पूर्ण रूप से तो उसे हम बोलेंगे उन्मूलन। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ होती है जिसमें ये पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो पाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी केमिकल का हम छिड़काव करेंगे, कोई हम एक बायो ले जाएँ, बायो एजेंट हम यूज़ कर लेंगे जिससे कि उस खरपतवार का नष्ट हो जाए या फिर कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो ये सारी जो क्रियाएं की जाती है, जैसे कि कोई बायो एजेंट है, कोई केमिकल है, तो ये सारी याद रखिए कंट्रोल के अंतर्गत आती है, कंट्रोल कर रहे हैं हम उसका। ठीक है, याद रखिए। अब तीनों में आपको समझ आ गया। इरिडिकेशन का मतलब होता है पूर्ण रूप से नष्ट करना, प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी नए क्षेत्र में फैलने से रोकना, और कंट्रोल का मतलब है अगर कोई है तो उसकी संख्या को कंट्रोल करना। ठीक है, वो किसी केमिकल की सहायता से भी की जा सकती है, कोई बायो एजेंट है उसकी सहायता से भी की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि अभी आपको ये क्वेश्चन बताया था कि ऐसी कौन सी फसल है जिसका प्रयोग तिलहन और दलहन दोनों के रूप में क्या आता है, तो वो होती है, याद रखिए, सोयाबीन। रीज़न आपको बताया था कि इसमें प्रोटीन होती है 40% और इसमें तेल होता है 20% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से उर्वरक भारत में उत्पादित नहीं होता है। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम साइनेमाइड, तो ये भारत में उत्पादित नहीं होता है। इसके साथ साथ याद रखिए जो कैल्शियम साइनेमाइड होता है, ये याद रखिए इसमें जो नाइट्रोजन होता है ये भी एमाइड रूप में ही होता है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है ये भी एमाइड रूप में ही होता है। इसके साथ साथ कौन सा ऐसा उर्वरक है जिसमें पाया जाता है, तो याद रखिए यूरिया और नाइट्रोजन, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड, इन दोनों में नाइट्रोजन क्या होता है, एमाइड रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा उर्वरक बुआई के साथ मतलब बेसल डोज दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसी फास्फोरस, याद रखिए फास्फोरस के जितने भी जो फर्टिलाइज़र होते हैं सभी को याद रखिए बेसल डोज के रूप में ही दिया जाता है। जो फास्फोरस के जो जितने भी उर्वरक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर DAP ले रखा है, SSP आप ले सकते हो, TSP आप ले सकते हो, DSP आप ले सकते हो, तो ये जितने भी फास्फोरस के हैं इन सभी को याद रखिए बुआई के साथ ही इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि खड़ी फसल में उर्वरक देने को क्या कहते हैं। तो याद रखिए खड़ी फसल में हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारी खेत में क्या है, फसल खड़ी हुई है, तो अगर हम इसमें फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे, याद रखिए, टॉप ड्रेसिंग। क्या कर रहे हैं, टॉप ड्रेसिंग हम इसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि प्रोपेनिल खरपतवार का जो ट्रेड नेम होता है, जो व्यापारिक नाम होता है, वो क्या होता है। प्रोपेनिल को स्टाम्प F34 हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टाम्प F34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी फसल काउपी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल याद रखिए काउपी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चौला। क्या बोलते हैं हिंदी में, चौला। तो चौला याद रखिए, जिसका बोटनी नेम अगर हम बात करेंगे तो विग्ना साइनेंसिस या फिर विग्ना अंगुइकुलेटा, दोनों नाम इसी के होते हैं, विग्ना साइनेंसिस और विग्ना अंगुइकुलेटा। ठीक है, दोनों ही इसी के नाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फसलों पर मोइला या रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए रोगोर का। अब रोगोर याद रखिए एक व्यापारिक नाम होता है, ये किसका होता है, याद रखिए ये होता है डाईमेथोएट का होता है, डाईमेथोएट का होता है। ठीक है, तो डाईमेथोएट अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है या फिर आपको रोगोर देखने को मिल जाता है तो दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे। क्यों, क्योंकि याद रखिए जो डाईमेथोएट होता है इसी का जो व्यापारिक नाम होता है। अब व्यापारिक नाम क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्यापारिक नाम यहाँ पर आ रहा है, लेकिन होता है क्या ये,
तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा कोई हर्बिसाइड है, कोई वीडीसाइड है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रोपेनिल को ही हम ले लेते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए इस प्रोपेनिल को आप दुकान पर जाकर ये नहीं बोलोगे कि प्रोपेनिल दीजिए, ठीक है, वो इस नाम से नहीं समझेगा। लेकिन आप अगर उसे जाकर ये बोलोगे कि सर जी हमें स्टाम्प F34 दे दीजिए, तो वो बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। मतलब याद रखिए, जो मार्केट में जो जिस नाम से है वो व्यापार, मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ट्रेड है मतलब व्यापारिक। व्यापार का मतलब तो आप जानते हो, लेन देन करना, या फिर दुकानदार से हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, व्यापार करना। तो याद रखिए, जब जिस नाम से उसे व्यापार किया जाता है उसी को उसका व्यापारिक नाम बना दिया जाता है, या फिर उसका एक ट्रेड नेम दिया जाता है, ताकि आप जो किसान है उनको आसानी से समझ आ जाए कि ये किस नाम से मिलता है, और दुकानदार को भी आसानी से समझ आए ये क्या लेना चाहते हैं हमसे, इसको क्या देना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ट्रेड नेम दिया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए फसलों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर तो हम किसी भी नाम से जान सकते हैं, ठीक है। कोई कोई होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बथुआ कोई ले लीजिए, आप उसे चिलवा बोलोगे, ठीक है, देसी लैंग्वेज में बहुत सारे बोलते हैं। लेकिन अगर एक इंटरनेशनल लेवल का भी तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप इंडिया से बाहर कंट्री में गए तो उसे आप कैसे समझाओगे, वहाँ तो ये नहीं बोलोगे चिलवा दे दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आप उसका साइंटिफिक नेम जो रखा गया है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो समझ जाएगा। ऐसे होता है, याद रखिए, कुछ स्पेशल नाम दिए जाते हैं ताकि किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा व्यापारिक नाम होता क्या है। डायरेक्ट समझ लीजिए, दुकान पर कोई हर्बिसाइड, कोई वीडीसाइड जिस नाम से मिलता है उसी को हम बोलते हैं व्यापारिक नाम, ट्रेड नेम। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि पूसा फाल्गुनी किसकी वैरायटी है। तो बिल्कुल याद रखिए, पूसा फाल्गुनी है चौला की वैरायटी होती है। अगर हम बात करते हैं मोठ की बीज दर, तो मोठ की बीज दर होती है, ये होती है 10 से 12 kg पर हेक्टेयर। अगर हम बात करते हैं पूसा कोमल, तो पूसा कोमल याद रखिए चौला की वैरायटी होती है। अगर हम बात करते हैं पंतियो 19, तो पंतियो 19 जो वैरायटी होती है ये होती है उड़द की वैरायटी होती है। अगर हम बात करते हैं, याद रखिए अपर्णा, तो अपर्णा जो वैरायटी होती है ये होती है मटर की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि C235 किसकी वैरायटी होती है, तो ये होती है चने की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, स्टार्ट वाला क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि चना का मुख्य रोग कौन सा है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे चना का मुख्य रोग, तो वो कौन सा होता है, विल्ट होता है, उकठा रोग होता है। आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चने का प्रमुख रोग कौन सा है, तो वो होता है उकठा रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मक्का का मुख्य खरपतवारनाशी कौन सा है। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि मक्का का मुख्य जो वीडीसाइड होता है, जो हर्बिसाइड होता है, वो कौन सा होता है। तो याद रखिए, आप सिमाजीन को ही क्लिक करोगे। अगर आपको ये दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, वैसे इन दोनों का ही यूज़ मक्का में किया जाता है। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से ही चुनाव करना हो कि किसका आप सामान्यतः यूज़ करते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो बिल्कुल आप सिमाजीन का ही चुनाव करोगे, ठीक है, एट्राजिन की नहीं करोगे। आप सिमाजीन को प्राथमिकता दोगे, उसके बाद में आप याद रखिए एट्राजिन को यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पॉपकॉर्न बनाने के काम आता है, वो होता है याद रखिए GMS एवर्टा। किस जाति का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए ये क्या जाता है, GMS एवर्टा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मक्का की फसल में पहले कौन से पुष्प आते हैं। तो याद रखिएगा कि मक्का की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो नर पुष्प होते हैं, मक्का में जो नर पुष्प होते हैं उनको हम बोलते हैं, याद रखिए टेसल। और ये टेसल होते हैं, यही पहले आते हैं, जो नर जो पुष्प होते हैं जिसे हम टेसल बोलते हैं। तो याद रखिए टेसल क्या होते हैं, मादा से पहले आते हैं। इसलिए याद रखिए इन टेसलों को हटाने की एक क्रिया की जाती है इसमें मक्का में, उसे हम बोलते हैं डीटेसलिंग। क्या बोलते हैं, डीटेसलिंग। तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है डीटेसलिंग की क्रिया किसमें की जाती है, तो डीटेसलिंग की क्रिया याद रखिए मक्का फसल में की जाती है। किसमें की जाती है, मक्का फसल में की जाती है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे गन्ना का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो याद रखिए गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है वो कहलाता है एरो। क्या कहलाता है, एरो। जैसे कि यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हो, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे बेंथियोकार्ब का नाम होता है, या फिर बेंथियोकार्ब जिसका नाम होता है व्यापारिक नाम सेटन होता है, इसका प्रयोग सामान्यतः किस फसल में किया जाता है। आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन समझ तो आ रहा है, आवाज़ तो आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए जो बेंथियोकार्ब होता है उसका सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है राइस में किया जाता है, धान फसल में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि APEC2 जीन किस में पाई जाती है, या फिर APEC2 जो होती है, याद रखिएगा जो वेराइटी है किसकी होती है। तो याद रखिएगा आपको पता होना चाहिए कि जो APEC2 जो जीन होती है ये मक्का में पाई जाती है, और इसी से आपको याद रखना है APEC2 एक वेराइटी भी है, वो किसकी है, वो भी मक्का की ही वेराइटी है। ठीक है, तो याद रहेंगे। चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि हमने लगभग यहाँ पर 40 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको हम बाद की क्लास में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आपकी ज़्यादा क्लास लेंदी हो वो हम नहीं चाहते, ताकि आप बोर हो। बस आपको इतना ही यहाँ पर क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि आपका भी यहाँ पर मन बना रहे और आपको भी यहाँ पर क्वेश्चंस याद हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।